लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। बायोटेक के दोनों फेजेस को हम डिस्कस कर चुके थे, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब बेटा इनिशियली जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी वो तो जर्नल डेफिनेशन थी, लेकिन अब लास्ट में दोनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसे डेफिनेशन को स्टडी करना है जिसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया गया हो और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया गया हो। मतलब नेचुरल कैपेबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया हो और जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस को भी इंक्लूड किया गया हो। तो बायोटेक्नोलॉजी की ऐसे डेफिनेशन जो है ये किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, EFB। एग्जाम्स में कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है कि EFB की डेफिनेशन दो। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन बताओ। तो ये डेफिनेशन क्या है आपको इसी स्टेटमेंट में बतानी है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द, दोनों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेगी ये डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms cells, parts thereof, and molecular analog for products and services. ये क्या कह रहा है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन मतलब किन दो चीजों से मिलाकर के बनी है? नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस आ गया तो दैट मीन्स क्या आ गया? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। और किसी ऑर्गेनिज्म, सेल या उसके किसी पार्ट या मॉलिक्यूलर एनालॉग वर्ड आ गया, इसका मतलब मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनको इंटीग्रेट हम क्यों कर रहे हैं? कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज इंपॉर्टेंट लेने के लिए जो ह्यूमन के बेनिफिट के काम आती हो। तो ये जो EFB की डेफिनेशन है ये दोनों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करती है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है नेचुरल साइंस। यहाँ पे बेटा ट्रेडिशनल बायोटेक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और उसके बाद जो हमने वर्ड यूज किया है एनालॉग, ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये EFB की ऐसा डेफिनेशन है जो दोनों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो ये तो था बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है। इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इसके बर्थ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच डेवलप हुई, फेट क्या होगा उसको, पहला रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनाया गया। तो कई सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। वो दो कोर टेक्निक कौन सी हैं जिसकी वजह से आपका किसका जन्म हुआ बेटा? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। हालांकि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बेटा हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे हमारी हिस्ट्री में हम देखते आ रहे हैं कि जो राजा महाराजा थे वो जितने भी अल्कोहलिक मटेरियल थे उनकी प्रोडक्शन करते थे, विनेगर बनाना, कर्ड बनाना, एंशिएंट टाइम से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, जब से ह्यूमन वेलफेयर आई है तब से हम ट्रेडिशनल बायोटेक को यूज़ करते आ रहे हैं।
लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई है। तो ऐसी कौन सी 2 टेक्निक है, कॉर टेक्निक मतलब इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जिनकी वजह से क्या डेवलप हुआ है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। तो वो 2 कोर टेक्निक कौन कौन सी हैं? पहली टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी टेक्निक इसी से रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस मतलब एक तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच, और इसी प्रोसेस के दौरान हमें स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना है, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे आप काम कर रहे हो। जैसे डॉक्टर हमारी सर्जरी करता है तो वो स्टेराइल कंडीशंस को क्रिएट करता है, क्योंकि टिश्यू इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब तो हम उससे भी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ ये तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक कि इसके दौरान स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो ये 2 कोर टेक्निक है जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई। क्यों? क्योंकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं और उनकी फॉर्मेशन हम इन 2 टेक्निक की हेल्प से कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज ए टेक्निक टू अल्टर मतलब चेंज करना, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हमने जेनेटिक मेकअप को चेंज किया है, और जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, फिनोटाइप भी चेंज होगा। तो हमने जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज किया, और फिर मतलब जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज कर रहे हैं, जैसे किसी और इंडिविजुअल का जीन किसी और में डाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको होस्ट प्लांट में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो भी अल्ट्रेशन हम कर रहे हैं उनको फिर लास्टली हमें किस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और जब हम इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्योंकि जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स चेंज्ड। जैसे आपने ऑब्जर्व किया सिकल सेल एनीमिया के केस में कि अगर 6th कोडॉन GAG है तो RBC है नॉर्मल, और अगर 6th कोडॉन में म्यूटेशन हो जाए तो वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप्ड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही जेनेटिक मेकअप में चेंज आया, उनके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में चेंज आया, लेकिन वो तो नेचुरली हो रहा था। यहाँ पे हम आर्टिफिशियली कराने की बात कर रहे हैं, यूजफुल म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं जो हम कराएंगे। या तो वहाँ तो म्यूटेशन हो रही थी, यहाँ हम किसी और इंडिविजुअल का जीन किसी में इंसर्ट कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, जेनेटिक मेकअप में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, जेनेटिक मेकअप में चेंज होगा। तो अगर जेनेटिक मेकअप चेंज होता है तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इस प्रोसेस के दौरान क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि हम स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन रखें। स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन रखने का मतलब क्या है कि आपका सिर्फ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, तो आपका सिर्फ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो करे। इसके अलावा कोई भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो ना करे। तो इट एनेबल ओनली ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई माइक्रोब हो सकता है या कोई भी यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, और वो भी किसमें, हमें उनको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराना है। लार्ज क्वांटिटी में क्या कराना है, ग्रो कराना है। क्यों कराना है,
ताकि इनसे हमें कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें मिल सके, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक हमें इनसे मिल जाए, कोई एंजाइम मिल जाए, या कोई वैक्सीन मिल जाए, या फिर जैसे कि प्लांट और एनिमल में मॉडिफिकेशन करें तो मोस्टली हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक का है वो क्या है, नेम द 2 कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। भी हमने ये तो पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके दौरान स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना। लेकिन फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कैसे आया? तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, कई सारे स्टेजेस हैं, ध्यान से देखना। इसको हम ध्यान से देखेंगे 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जैसे कि आपने जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, तो इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में वही इंडिविजुअल सरवाइव कर सकते हैं जिनमें वेरिएशन होती है। वेरिएशन जिस इंडिविजुअल में होगी वही इंडिविजुअल क्या करेगा, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। अब वेरिएशन आए कैसे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो वेरिएशन मेनली कौन सी रिप्रोडक्शन में आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उस टाइम पे हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को, फिर भी लोगों को ये पता था कि अगर हमें वेरिएशन चाहिए तो वेरिएशन का रीज़न किस में हिडन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसका मतलब वेरिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी कौन देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन आएगी तो यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे कैरेक्टर्स के, नए नए कॉम्बिनेशंस आएंगे, यूनिक कॉम्बिनेशंस होंगे जेनेटिक मेकअप के। वो सिर्फ किसकी हेल्प से पॉसिबल है, वेरिएशन की हेल्प से, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रही है, तो कई बार क्या होती है, इनमें से कुछ वेरिएशन यूजफुल होती है, सम वेरिएशन कैसी आ जाती है, यूजफुल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं या ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूजफुल हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमें पता था। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ऑलरेडी कोई बेटर क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म है, हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी आए, तो फिर हमें क्या करना था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी थी। ये चीज़ें हमें पता थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर सकता है, इट कैन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है, पेरेंट के पास है, सेम डिट्टो किसके पास जाएगी, प्रोजेनी के पास। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहे, तो हमें क्या कराना चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम ये चाहते हैं कि कोई नई वेरिएशन आ जाए, नया यूजफुल ट्रेट आ जाए, तो वो सिर्फ किससे आ सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ सकता है। ठीक है, हालांकि लिटिल बिट वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसका कारण एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट को लेना शुरू किया। पर्पस के अकॉर्डिंग उनको ये पता चल गया कि कब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है और कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है। लेकिन इससे भी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर अगला स्टेप क्या आया, और एडवांसमेंट क्या आई, फिर आया बेटा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे वुमेन की इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड हो गई थी कि कैसे रिप्रोडक्शन कराए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना था तो एसेक्सुअल, वेरिएशन लानी थी तो सेक्सुअल। ठीक है,
अब आ गया हाइब्रिडाइजेशन, ये उससे नेक्स्ट लेवल है। इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड मेटिंग कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो कि हम उन दो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे जिनके बीच में हम रिप्रोडक्शन कराना चाहते हैं। वहाँ पे नेचुरली हो रहा था, यहाँ पे ह्यूमन सेलेक्ट करेगा कि किन किन के बीच में रिप्रोडक्शन होना है। तो इससे क्या होगा, दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अगर हम मेटिंग करते हैं तो इनसे जो भी प्रोजेनी हमें मिलेंगी उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि हाइब्रिड्स आर ऑलवेज बेटर देन देयर पेरेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो ये एक ऐसा प्लांट है जो हाई यील्डिंग है, जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वीट प्लांट की यील्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंट है। अब इन दोनों प्लांट में एक एक यूजफुल ट्रेट है, तो हम इनसे जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो जितने भी इनके हाइब्रिड्स आएंगे उनमें से हम उस हाइब्रिड को सेलेक्ट करेंगे जो हाई यील्डिंग भी हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। कैसा हो? डिजीज रेजिस्टेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, स्कैटर्ड कैरेक्टर को एक साथ लेके आता है। मतलब जो कैरेक्टर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है उनको एक साथ लेकर के आता है। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आई, ये तो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर थे, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यही ट्रेट थोड़ी ना थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेट होंगे। तो डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी कंबाइंड होंगे। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं डिजायर्ड के साथ साथ। तो फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तीसरा लेवल आया, और तीसरा लेवल क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसने फिर इसके ड्रॉबैक को दूर कर दिया। इसने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म का तो कंप्लीट जीनोम लिया और दूसरे का सिर्फ वो जीन लिया जो हमें इसके अंदर ट्रांसफर करना है। मतलब ये प्लांट तो पूरा ले लिया और इसका सिर्फ वो जीन उठाया जो कि हाई यील्डिंग है, ताकि इसके अनडिजायर्ड कैरेक्टर इसके साथ कंबाइन ना हो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर ही कंबाइन होते हैं, अनडिजायर्ड कैरेक्टर कंबाइन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ये सिर्फ कैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है, डिजायर्ड कैरेक्टर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट था, आप इनको मेंशन कर लेना एनसीईआरटी की बुक में। पहला तो कॉर टेक्निक कौन कौन सी है, विच गेव बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।